अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। इसके अंदर हमने देखना है कि यूरिन अपनी कंसंट्रेशन को किस तरह बैलेंस करता है, यानी कि वो कब डाइल्यूट होता है और कब वो जो है कंसंट्रेटेड होता है। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था ना कि हमारी किडनीज दो टाइप के यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, एक डाइल्यूट यानी कि पतला और कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा। डाइल्यूट यूरिन के अंदर जो है हमारे पास सॉल्ट्स की मिकदार कम होती है, जबकि कंसंट्रेटेड के अंदर ज्यादा होती है सॉल्ट्स की मिकदार। और डाइल्यूट यूरिन के अंदर पानी ज्यादा होता है, जबकि कंसंट्रेटेड के अंदर पानी कम होता है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही देखना है कि हमारी किडनीज किस तरह से डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाती हैं। बच्चे, इसी तरह हमारे किडनीज के अंदर दो मैकेनिज्म है, एक ये कि कंसंट्रेटेड यूरिन बनना और एक डाइल्यूट यूरिन बनना। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेटेड यूरिन को डिस्कस कर लेते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर का मतलब होता है उल्ट और करंट का मतलब होता है बहना, यानी उल्टी ऑपोजिट चीज का बहना। अब ये बहाव जो है ये कहां पर है? उल्टा बहाव ये इन लिम्ब्स के अंदर है। ये जो लूप ऑफ हेनले की एसेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होती है, इनके अंदर जो बहाव होता है सॉल्ट्स का या पानी का, उसके बहाव को ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम देते हैं। इस मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली होता क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा नमकियात हो जाती हैं और पानी की मिकदार कम हो जाती है, तो ऐसा होता है कि हमारी किडनीज को ये मैसेज पहुंचता है कि अब पानी को बचाना है, ज्यादा पानी को बाहर नहीं निकालना। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट में जो नेफ्रॉन है वो सॉल्ट्स को रिलीज करते हैं अपने बहुत ज्यादा अपने सराउंडिंग्स में। जब मैंने आपको बताया था ना कि मेडुला के अंदर जो है सॉल्ट्स को फेंकते हैं ताकि जितना भी पानी इन कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर है वो बाहर निकलकर, सॉल्ट्स की वजह से बाहर निकलकर मेडुला में आ जाए और मेडुला से फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर शामिल हो जाए। तो ये जो सारा कुछ होता है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से होता है। अब होता क्या है कि हमारी लूप ऑफ हेनले की दो लिम्ब्स होती हैं, एक डिसेंडिंग यानी ऊपर से नीचे आने वाली और एक एसेंडिंग होती है जो नीचे से ऊपर, सॉरी एसेंडिंग जो ऊपर से नीचे आने वाली और डिसेंडिंग जो नीचे से ऊपर लेकर जा रही होती है पानी को। अब होता यह है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो परमिएबल होती है वाटर के साथ, यानी कि वाटर को वो अपने अंदर से गुजरने देती है, बट नॉट टू सॉल्ट्स, लेकिन सॉल्ट्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिसेंडिंग लिम्स है इसके अंदर से पानी तो गुजर रहा है लेकिन इसके अंदर से सॉल्ट्स नहीं गुजर रहे, यानी सॉल्ट इसके अंदर मौजूद रहते हैं। उसके बाद जो एसेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल होती है वाटर के साथ, यानी कि ये वाटर को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो एसेंडिंग लिम्ब है ये अपने अंदर वाटर को नहीं गुजरने दे रही, सिर्फ सॉल्ट्स को बाहर निकाल रही है, Na को और Cl को, यानी सोडियम को और क्लोराइड को। बट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स, लेकिन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है सॉल्ट्स को आउट ऑफ द ट्यूबुल, यानी सॉल्ट्स को अपने अंदर से बाहर निकालती है। अब क्यों निकालती है वो यहाँ पे हम देखते हैं। असल में होता यह है कि जब हमारा जो फिल्ट्रेट है, यानी फिल्ट्रेट यानी जो यूरिन है वो गुजर रहा होता है डिसेंडिंग लिम्ब से, यहाँ मतलब इस वाली लिम्ब से गुजर रहा होता है, तो जो वाटर होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है सराउंडिंग फ्लूइड में, मतलब अपने जो इर्द गिर्द वाला उसका फ्लूइड है वहां पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सॉल्ट्स जितने ज्यादा जिस जगह पर होते हैं पानी उस जगह पे उतना ज्यादा मूव करता है। तो जब डिसेंडिंग लिम्ब से हमारा यूरिन गुजर रहा होता है तो इसके इर्द गिर्द सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसने मेडुला में बहुत ज्यादा सॉल्ट्स फेंके होते हैं और बॉडी को ऑलरेडी ये सिग्नल मिल रहा होता है कि पानी को बचाना है आपने। तो वो ये क्या करता है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है वाटर को बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब करा देता है अपने सराउंडिंग फ्लूइड में, यानी पानी को बाहर निकाल देता है। यहाँ पे आप एरो का निशान देखें लगा हुआ है ना, ये पानी को क्या कर रहा है, रीअब्सॉर्ब करा रहा है अपने सराउंडिंग में, यानी अपने इर्द गिर्द बाहर निकाल रहा है अपने से। तो जब ये फ्लूइड एसेंडिंग लिम्ब में फॉलो होता है तो क्या होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम आयंस को। यहाँ पर पानी नहीं निकलता, यहाँ पर सिर्फ सोडियम के और क्लोरीन के आयंस निकलते हैं जिसको हम सॉल्ट्स कहते हैं, फ्रॉम द फिल्ट्रेट यूरिन से बाहर निकलते हैं
ताकि जो पानी यहाँ पर निकला है एसेंडिंग लिम्ब से बाहर, यानी जो पानी यहाँ पर मौजूद है डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर निकला है, वो इन सॉल्ट्स के साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि जितने ज्यादा सॉल्ट्स बाहर होंगे उतना ज्यादा पानी इसके पास जाएगा। जब पानी इसके पास चला जाता है यहाँ पर एसेंडिंग लिम्ब के पास, तो यहाँ पर ना फिर वेजा रेक्टा वाली वेन्स होती हैं, ऐसे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था, वेजा रेक्टा जो वेजल्स होती हैं उनके अंदर ये सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से पानी हमारा बच जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जो है पानी की कमी नहीं होती। तो द क्लोराइड आयंस फॉलो सोडियम आयंस, ये जो क्लोराइड आयंस होते हैं इसके बाद सोडियम आयंस के साथ साथ ही मौजूद होते हैं। सो द सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स हाई, तो यहाँ पर जितना भी पानी होता है उसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है। एज यूरिन पासिस डाउन टू द कलेक्टिंग डक्ट थ्रू दिस सॉल्टी फ्लूइड, जैसे ही यूरिन इस कलेक्टिंग डक्ट में दोबारा से आता है, गुजरता है, तो यहाँ पर मौजूद सॉल्ट्स की वजह से वो पानी फिर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट्स की तरफ पानी ने मूव करना है। तो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जब पानी आता है यानी यूरिन आता है, तो यहाँ पर मौजूद सॉल्ट्स की वजह से वो फिर से पानी अपने आप को बाहर निकाल देता है, यानी जितना ज्यादा हो सकता है पानी खुद को अब्जॉर्ब कराता है। पहले एक दफा इस डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर निकलता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता है, यानी जितना भी एक नेफ्रॉन के अंदर पानी था वो सारा का सारा बाहर निकल गया। मूव्स आउट बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से। ऑस्मोसिस का प्रोसेस यही होता है ना कि जहां पर सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं वहां पर पानी ज्यादा होता है, यानी वाटर ज्यादा होता है। एंड एंटर दी ब्लड, और ब्लड के अंदर चला जाता है विया वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा की मदद से। वेजा रेक्टा यही वाली ब्लड वेजल्स होती हैं जो लूप ऑफ हेनले के साथ साथ यहाँ पर जुड़ी होती हैं पैरेलल में। तो इस तरह से हमारी बॉडी क्या करती है, जब हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स ज्यादा और पानी कम होता है तो ये हमारी बॉडी काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाती है और उस पानी को बचा लेती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं और हमारी बॉडी में सॉल्ट्स की कमी होती है, तो तब हमारी बॉडी ने सॉल्ट्स को भी जाहिर अंदर बचा के रखना होता है, सॉल्ट्स को बाहर नहीं निकलने देना होता, तो इसलिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म को फिर बंद करना पड़ता है। अब इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को बंद कौन करता है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इस मैकेनिज्म को चला रहे होते हैं, उन हार्मोन्स को स्टडी करते हैं। कहता है कि व्हेन बॉडी नीड्स टू कंजर्व वाटर, जब बॉडी ने पानी को बचाना होता है, किडनीज एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन, किडनीज एक कंसंट्रेटेड यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन बनाती हैं। व्हेन देयर इज मच वाटर इन द बॉडी, लेकिन जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पानी है तो किडनीज जो है हाइपोटोनिक यूरिन बनाती हैं, यानी कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। दिस फंक्शन ऑफ किडनीज आर कोऑर्डिनेटेड बाय द फॉलोइंग हार्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म कराते हैं। सबसे पहला हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब होता है नहीं और डाययूरेटिक मतलब यूरिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी यूरिन का बहुत कम प्रोड्यूस होता है। एडीएच भी इसको बोलते हैं और इसको बच्चे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसके दो मेन फंक्शन है, एक तो ये कि ये पानी को बचाता है, यूरिन को कम प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। दूसरा ये कि ये जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है यानी तंग करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, तो ये वेजल्स के ऊपर प्रेशर डालता है, इसीलिए हम इसको वेसोप्रेसिन का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूरिन का जो फंक्शन है वो देख लेते हैं कि यूरिन के साथ ये क्या बिहेव करता है। कहते हैं एडीएच इज द बॉडीज प्राइमरी टूल फॉर वाटर कंजर्वेशन। जब भी बॉडी ने पानी को बचाना होता है तो वहां पर एडीएच जो है अपना रोल प्ले करता है। इट इज प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस, ये एमसीक्यूज है कि ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। एंड सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाता है, और जब जरूरत होती है हमारी बॉडी को तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इसको रिलीज करता है। पोस्टीरियर का मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा, ये भी एक एमसीक्यूज है ये पूरी लाइन। अब ये रिलीज कब होता है? व्हेन द बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, जब हमारी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा कम होता है और हैज टेकन सॉल्टी फूड्स, या जब हमने बहुत ज्यादा नमकीन खाने वगैरह खाए होते हैं तो हमारी हायर कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट की, यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, तो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चे, उनको पता चल जाता है कि अब सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो क्या करते हैं वहां पर फिर एक हार्मोन रिलीज कराते हैं जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। इसको आप एडीएच भी बोल सकते हैं। अब ये एडीएच वहां पर जाके क्या करता है? हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ थर्स्ट, और एक तो ये होता है कि हमें फौरन से प्यास लगती है, थर्स्ट यानी कि प्यास लगती है ताकि हम जल्दी से ज्यादा पानी पिए ताकि हमारी पानी की कमी पूरी हो सके।
एंड टू रिलीज एडीएच, और एडीएच को रिलीज करवाता है। अब ये एडीएच कहाँ पर जाके एक्शन करता है? एडीएच जाता है सीधा हमारी किडनीज के अंदर, और वहां पे जाके जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके ऊपर जाके एक्शन करता है। उसको क्या करता है? परमिएबल बनाता है, मोर परमिएबल टू द वाटर। उसको बहुत ज्यादा खुला करता है उसके सुराखों को, ताकि वहां से ज्यादा पानी बाहर निकल सके मेडुला के अंदर, और वहां से जाके ब्लड वेजल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि हमारी जो किडनीज हैं वो पानी को ज्यादा से ज्यादा बचा सकें और यूरिन को कम प्रोड्यूस करें। तो इस सिलसिले में क्या होता है? सो मोर वाटर मूव्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का वर्ड जहां भी आए आपने इसको यूरिन कंसीडर करना है, इनटू द हाइपरटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक फ्लूइड में चला जाता है, एंड देन इनटू द ब्लड, और वहां से ब्लड के अंदर जाता है। इन दिस वे कंसेंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस एंड वाटर इज कंजर्व्ड, हमारा पानी बच जाता है और कंसेंट्रेटेड यानी कम यूरिन प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी सॉल्ट्स की जो है वो कंसंट्रेशन गिर जाती है, तो हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि पानी को जो है वो बाहर निकालो, ताकि जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो इजीली उसमें रह सके, हमारे सॉल्ट्स बच सकें, क्योंकि पानी जो है अपने साथ सॉल्ट्स को भी ले लेता है फिर। तो पानी जितना ज्यादा सॉल्ट्स के पीछे फिर भागेगा उतनी ज्यादा सॉल्ट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट्स तो ऑलरेडी कम है, तो पानी उसके अंदर जितना हाल होता जाएगा सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन उतनी कम हो जाएगी। तो इसलिए फिर ये हाइपोथैलेमस से एडीएच निकलता है और ये क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट को जाके लेस परमिएबल बना देता है। लेस परमिएबल का मतलब है कि उसके सुराख तंग कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से पानी नहीं निकल पाता, पानी बहुत कम रीअब्जॉर्ब होता है, जिसके नतीजे में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। यानी जब पानी निकलेगा नहीं, किडनी के अंदर नहीं रुकेगा, वो सीधा यूरेटर में जाएगा ना, यूरिन की फॉर्म में निकल जाएगा बॉडी से। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम से ये मुराद है कि ये जो हमारी ब्लड वेजल्स है ना, इसके अंदर हमारा सॉल्ट्स होते हैं जब, और इसके अंदर ब्लड भी होता है। अगर यहाँ पर सॉल्ट्स हो तो पानी यहाँ पर मूव करेगा, आपको इतना तो पता है ना कि ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेगा। तो जब पानी यहाँ पर मूव करेगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी ब्लड की मिकदार क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना, जब ब्लड के अंदर पानी शामिल हो जाएगा। और जितनी ज्यादा ब्लड की मिकदार होगी, सॉल्ट्स उतने कम उसके निस्बत में होते जाएंगे। तो इसलिए कैपिलरी डक्ट्स हमारी बंद रहती हैं, वो पानी को बाहर निकलने ही नहीं देती कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे और यहाँ पर सॉल्ट्स की मिकदार बराबर रहे। क्योंकि अगर सॉल्ट्स की मिकदार बहुत ज्यादा कम हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह भी गिर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है? फिर ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए जब भी हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो हमें कहा जाता है कि नमक वाली चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हों। अब यहाँ पर एक डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है, कहते हैं कि अ पर्सन हु कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ एडीएच ड्यू टू दी पिट्यूटरी डैमेज। कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डैमेज हो जाता है और वो एडीएच की प्रॉपर मिकदार नहीं रिलीज कर सकते। तो ये क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनका एडीएच रिलीज ही नहीं होता, इनको पता ही नहीं होता कि हमने पानी को बचाना है। तो इनकी किडनीज फिर क्या करती हैं? जितना भी पानी ये लोग पीते हैं वो सारा का सारा बाहर निकाल देती हैं, इनकी बॉडी के अंदर पानी नहीं बचता। इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है, ये डायबिटीज मेलाइटस से बहुत अलग है, यानी ये शुगर नहीं है। दो तरह की डायबिटीज होती हैं, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस, जिसको आप बोलते हैं, यानी किसी भी बंदे को जब शुगर हो जाए तो उसको डायबिटीज मेलाइटस होती है। लेकिन ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है, ये शुगर नहीं होती, ये एक अलग बीमारी होती है। सच अ पर्सन इज इन डेंजर, तो फिर उस आदमी को या उस इंसान को ये खतरा हो जाता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड रहती है बहुत ज्यादा, और उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा जो है ब्लड का प्रेशर लो रहता है, यानी उनके साथ जो है ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल होते हैं, फिर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो रहता है। अब यहाँ पर उन्होंने एडीएच का यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक और फंक्शन बताया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। वो किस तरह इंक्रीज करता है? ये देखें, ये क्या करता है? हमारी ब्लड वेजल्स को जाके कंस्ट्रिक्ट करता है और तंग करता है। जब कोई चीज तंग हो जाए तो उसमें से चीज को, जब ब्लड वेजल्स तंग हो जाती हैं तो उसमें से ब्लड को बहुत जोर लगा के निकलना पड़ता है, आगे की तरफ मूव करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से, इसके इस फंक्शन की वजह से हम इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है? जब बच्चे, हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है ना कि हमारी बॉडी में नमकियात वगैरह कम है,
तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर लो होता है ना, तो वो हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ इजीली मूव नहीं कर पाता। तो फिर ये एडीएच जो है ये वहां पर क्या करता है, ये इनको ब्लड वेजल्स को तंग करता है ताकि ब्लड का प्रेशर बढ़े और ये ब्रेन की तरफ और हार्ट की तरफ जाए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हो और हम इजीली जो है सर्वाइव कर सकें। तो ये एक निजाम है कुदरत का कि हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज ज्यादा हो या कम हो, वो मेंटेन ही रहती है। तो उसमें जो यूरिन की कंसेंट्रेशन है उसमें एडीएच इस तरह से अपना रोल प्ले करता है। अब जो दूसरा हार्मोन है हमारे पास एल्डोस्टेरोन, ये क्या करता है यूरिन के अंदर, यूरिन की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। असल में जो एडीएच था वो क्या करता है कि पानी की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, यानी पानी को बचा के रखता है अपनी किडनीज के अंदर। लेकिन जो एल्डोस्टेरोन है ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये साल्ट्स को बैलेंस करता है, किडनी के अंदर साल्ट्स को बचा के रखता है। एल्डोस्टेरोन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सोडियम, सोडियम को रेगुलेट करने में, यानी सोडियम Na को बोलते हैं, एंड पोटेशियम, इसका साइन K+ होता है। लेवल्स ऑफ यूरिन, यूरिन के अंदर सोडियम और पोटेशियम के लेवल को ये बैलेंस करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स, द आउटर लेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड मैंने आपको बताया था ना जब मैंने आपको किडनी पढ़ाई थी, किडनी का स्ट्रक्चर जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था यहाँ पर ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड लगा होता है। इस एड्रीनल ग्लैंड के भी दो हिस्से होते हैं। ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है यहाँ पर मौजूद होता है, ये सीक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन को। अब होता यह है कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिर जाता है या उसमें नमकियात कम हो जाती हैं, तब ये एक्टिव होता है। एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, जब ब्लड प्रेशर कम हो गया और सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर कम हो गया, यानी हमारी बॉडी के अंदर नमकियात जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, तो फिर ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सीधा जाता है हमारी किडनीज के अंदर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके एक्ट करता है और उसके अंदर सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। यानी जो फिल्ट्रेट, यानी जो यूरिन के अंदर सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस पड़े होते हैं ना, जो हमने वेस्ट करने होते हैं, ये उनको मैसेज देता है कि तुम बाहर निकलो और ब्लड के अंदर जाओ, क्योंकि ब्लड के अंदर जो वो सोडियम के आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, उनकी मिकदार कम हो जाती है। तो ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन ब्लड, जब ब्लड के अंदर हायर कंसेंट्रेशन हो जाती है सोडियम आयंस की, तो वाटर जो है वो भी यहाँ पर मूव कर जाता है ब्लड के अंदर। इस तरह से क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो नहीं रहता। जाहिर है जब एक पाइप है उसके अंदर पहले कम पानी था, लेकिन अब पानी जो है और ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया सॉल्ट्स के एब्जॉर्ब होने की वजह से, तो जितना ज्यादा पाइप के अंदर पानी होगा उतने प्रेशर से वो मूव करेगा ना। बिल्कुल इसी तरह हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर सॉल्ट्स जब मूव करते हैं तो पानी भी पीछे पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की मिकदार ज्यादा हो जाती है। तो जब ब्लड की मिकदार ज्यादा होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारी जो किडनीज हैं ये हमारी बॉडी के अंदर नमकियात की कमी को और ब्लड प्रेशर की कमी को, इस मसले को हल कर देती हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि जो एल्डोस्टेरोन है ये सिर्फ पोटेशियम के आयंस को यूरिन के अंदर यूरिन से एब्जॉर्ब ही नहीं करवाता, बल्कि इसको बॉडी से निकालता भी है, क्योंकि पोटेशियम आयंस जो होते हैं ये हमारे लिए इतने ज्यादा फायदेमंद भी नहीं होते एक मखसूस अमाउंट में। तो अगर इस तरह हो कि ये बहुत ज्यादा हो जाए पोटेशियम के आयंस हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर, तो उसको हम हाइपरकैलीमिया की कंडीशन बोलते हैं। तो ये जो एल्डोस्टेरोन होता है इसको पता होता है कि अब जो है हमारी कंसेंट्रेशन नॉर्मल है, तो अब हमने इसको बॉडी से बाहर निकाल देना है। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकालेगा ब्लड से बाहर, तो उस पोटेशियम की मिकदार जो है हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी और ब्लड हमारा बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट के पास नहीं जा पाएगा और उस डिजीज को हम कहेंगे कार्डियक एरिथमियास। कार्डियक एरिथमियस बोलते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है और किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो टू मच सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी एंड टू मच वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो ज्यादा पानी भी नहीं अच्छा होता और ज्यादा जो है सॉल्ट्स भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पानी पी लेते हैं तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सॉल्ट जब तक पानी में नहीं शामिल होता, और अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्ट्स कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक के, हार्ट वगैरह के इशू भी हो सकते हैं। अब नीचे जो है उन्होंने दो कैपिलरी बेड्स का बताया है। किडनी के अंदर दो तरह की कैपिलरीज होती हैं, ये तो हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसका आ सकता है पेपर में। बच्चे दो तरह की कैपिलरी बेड होती हैं, एक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं जो ग्लोमेरुलस के अंदर होती हैं, एक पेरिट्यूबुलर होती हैं जो रीनल ट्यूबुल वाले पोर्शन में लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के साथ साथ जो है रैप हुई होती हैं।
जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होती हैं और बेसिकली ये जो कैपिलरीज हैं ये फिल्ट्रेशन के लिए बनाई गई हैं, जहां पर ब्लड आता है और प्रेशर लगाता है और फिल्टर होता है। तो इसलिए ये जो है ये हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी काम करती हैं। यहाँ पर लिखा है कि दे ऑपरेट अंडर हाई ब्लड प्रेशर व्हिच फोर्सेस वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट्स आउट ऑफ द ब्लड इनटू द नेफ्रॉन। तो ये बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर के अंदर काम करती हैं, तभी तो इनसे ब्लड जो है वो फिल्टर हो पाता है। उसके बाद आती हैं हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं ये रीनल ट्यूबोल के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो रीअब्जॉर्प्शन करवाना होता है, जैसे कि हम पढ़ के आए हैं। ये अपने अंदर से पानी को निकालती भी हैं ताकि पानी रीअब्जॉर्ब हो सके, और सीक्रीशन भी ये अपने अंदर पानी को रीअब्जॉर्ब भी करती हैं और सिक्रीट भी करती हैं अपने अंदर से सॉल्ट्स वगैरह को, जब वो ज्यादा हो जाते हैं। तो दे ऑपरेट अंडर द लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर वहां पर प्रेशर नहीं भी हो तो ये ऑपरेट कर सकती हैं वहां पर, क्योंकि इनको प्रेशर की जरूरत नहीं होती ना। प्रेशर की जरूरत ग्लोमेरुलस के अंदर इसलिए होती है क्योंकि वहां पर फिल्टर करना होता है, चीज ने पुश होके गुजरना होता है, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं होती, तो इसलिए ये लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर काम करती हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है जो वाटर अपना प्रेशर लगाता है किसी चीज को भी मूव करने के लिए। एंड पुल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और जो है न्यूट्रिएंट्स को अपनी तरफ खींचती हैं, लाइक ग्लूकोज है, आयंस हैं और वाटर हैं, उसको अपने अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल करने के लिए खींचती हैं। दे आल्सो सिक्रीट स्पेसिफिक टॉक्सिन इनटू द ट्यूबुल। जैसा कि आपको बताया गया है कि ब्लड के अंदर अक्सर टॉक्सिन्स वगैरह भी होते हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह के बाकियात वगैरह होते हैं, तो उनको ये अपने अंदर से बाहर निकालती है ताकि किडनी जो है उनको यूरिन के थ्रू बाहर फेंक सके। तो बच्चे उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर इस टॉपिक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। रेगुलेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा। और अगर आ जाए तो आपने ये डायग्राम जो है ये मस्ट बनानी है, ये लाजमी बनानी है। उसके अलावा काउंटर करंट मैकेनिज्म शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इसके अंदर से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आपसे। एमसीक्यूज को सॉल्व करने का और याद करने का एक ही तरीका होता है कि आपको जो भी किताब वाला टेक्स्ट है आप उसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद ये जो हार्मोनल कंट्रोल है किडनी फंक्शन का, ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, बल्कि इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे दोनों हार्मोन्स का नाम लेकर पूछें कि ये यूरिन की रेगुलेशन में किस तरह काम करते हैं। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की जगह वो आपसे वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये दोनों सेम ही होते हैं। और यहाँ पर एक एमसीक्यूज है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आपने बताना है हाइपोथैलेमस से निकलता है और स्टोर कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये एक एमसीक्यूज है। उसके बाद एल्डोस्टेरोन, और यहाँ पर एक फंक्शन है एडीएच का, ये भी आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है अगर ये टॉपिक आ जाए तो। एल्डोस्टेरोन का हार्मोन है, ये भी आपने बताना है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये एमसीक्यूज हो सकता है। और ये जो डिजीज है कार्डियक एरिथमियस, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है या एमसीक्यूज के तौर पे भी। और ये जो 2 कैपिलरीज बेड्स हैं किडनी के अंदर, ये आपसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है। इसमें आपसे डिफरेंस पूछ सकता है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज वर्सेस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, तो आपने बताना है इसका डिफरेंस। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।